Hello everyone, dear students. I Amrita Raval welcome you all on my channel Amrita Raval Biology. And जैसे कि हम सब ने आपसे promise किया था that we will be bringing a crash course for all of you so that you all can excel in your board examinations. So here we are. हम लोग आपके लिए एक क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बायोलॉजी क्रैश कोर्स लेके आए हैं. स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी फॉर द क्लास 10th साइंस. And in science, you are getting 2 biology chapters this year in your term 2 examinations. One is how do the organisms reproduce, and another one is genetics. We can say genetics and evolution portion. So let's begin with this chapter now, which is how do organisms reproduce. In this lecture, we will be proceeding with the different sections given in your class 10th NCERT book, and everything will be explained by me from the scratch. जो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना वो भी पढ़ सकता है, जिसने सब कुछ पढ़ा है वो भी रिवाइज कर सकते हैं. और इस रिवीजन के बाद में आई कैन गारंटी कि तुम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशंस में तुम हाईएस्ट स्कोर लेके आने की ट्राई कर पाओगे. तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी. अलॉन्ग विद दैट तुम आंसर्स लिखने के लिए कैपेबल रहोगे, डायग्राम्स बनाने तुम्हें आते होंगे. एवरीथिंग आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 CBSE टर्म 2 क्रैश कोर्स. सो बच्चों, हमारा जो चैप्टर आ रहा है यहाँ पर एग्जामिनेशन में वो है हाउ डू दी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. There are so many organisms present in this earth, right? इतने सारे organisms हैं. अगर हम सोचना चालू करें तो कुछ एक ऐसे organisms जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ organisms मैक्रोस्कोपिक हैं, कुछ plants हैं, कुछ animals हैं, कुछ microbes हैं, कुछ protists हैं. Some of them are fungi also. ये सब organisms reproduce कैसे करते हैं, right? बट बिफोर स्टार्टिंग विथ ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. व्हाई डू दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम इमेजिन करो कि अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होता. व्हाट वुड हैपन इफ द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. तो क्या हमें ये आसपास में इतने सारे डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती. क्या हमें इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज, बर्ड्स, ह्यूमन एंड डिफरेंट स्पीशीज देखने के लिए मिलते कि एक ऑर्गेनिज्म बन के खत्म हो जाता अगर अपनी लाइफ प्रोसेस निभा के, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये सब परफॉर्म करता पर रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो व्हाट विल हैपन. तो हमें यहाँ पर आसपास में जितनी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जितने प्लांट्स प्रेजेंट है, जितने एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कुछ भी देखने को नहीं मिलता. शायद हम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते. इसीलिए बच्चों हम ऐसा बोलते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस जितने भी होते हैं, जिसके अंदर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइफ प्रोसेस डाइजेशन शामिल होती है, हमारी रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस शामिल होती है, ठीक है, हमारे पास में सर्कुलेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है. ये सभी लाइफ प्रोसेसेस इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए काफी हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो उसको क्या चाहिए और, राइट. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल रहा है, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो रिप्रोड्यूस करे या नहीं. अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सारा ग्लूकोज आराम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है, चीजों का सामान सप्लाई हो रहा है, तो उसे क्या रिक्वायरमेंट है कि वो रिप्रोड्यूस करे. पर बच्चों, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, राइट. कि हम ये नहीं बोल सकते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं शायद उन्हीं को हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये पेन हो गया, कोई माउस हो गया, ये हमारे पास में रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. ये कभी भी हमें 1 से 2 होते हुए नहीं दिखेंगे ऑटोमेटिकली. We cannot say that these things are capable to reproduce. We will say that these things are going to be non-living. तो क्या ये तो बोल सकते हैं हम लोग कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये तीनों जो हैं इस प्रकार की लाइफ प्रोसेस एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहलाती है. एसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहलाती है. और एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी लाइफ प्रोसेस हो सकती हैं. These are required for survival, isn't it? But
रिप्रोडक्शन नाम की लाइफ प्रोसेस इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, राइट, नॉट एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, पर फिर भी ये लाइफ प्रोसेस ऐसी होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से अलग बनाती है, राइट। तो वी कैन से बट दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बेसिक कैरेक्टर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये बात आप सब लोग को समझ में आई होगी अभी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से डिफर कैसे करते हैं, और रिप्रोडक्शन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं होती तो भी वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो होती है, एंड it is not an essential life process but it is essential for continuity of species. कोई भी स्पीशीज कंटिन्यू नहीं रह सकता अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो, राइट। सो इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाए, हम ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए, लाइक आर्कियोप्टेरिक्स मिसिंग लिंक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स आज हमें अर्थ पे क्यों नहीं दिखते हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स लास्ट में कुछ कम मात्रा में बचे थे एंड दे वर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो कोई स्पीशीज हमें देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट विच आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ रिप्रोडक्शन के बाद में क्या एग्जैक्ट रेप्लिकास बनते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद में क्या एग्जैक्ट कॉपीज बन जाते हैं ऑर्गेनिजम्स की, सो व्हाट विल बी योर आंसर, देन यू कैन थिंक अबाउट सो मेनी एग्जांपल्स इन योर माइंड। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि अमीबा जो होता है मैम वो तो रिप्रोड्यूस करके एकदम आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है पेरेंट के जैसी, ठीक है। तो ये वाली बात जो है ये हमें कुछ सुपरफिशियल से साउंड करती है, बिकॉज जब भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हमारे सामने एक चीज आती है, वो होता है जेनेटिक मटेरियल, राइट, जो हमारे पास में न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, ओके। सो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एन एग्जैक्ट रेप्लिका और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, इवन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्विन्स, अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का भी एग्जांपल ले लें बच्चों, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वो ट्विन्स होते हैं जो कि एक ही जाइगोट के दो फ्रेगमेंट होने से बने, ठीक है। यानी को हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं बच्चों, इजंट इट, आइडेंटिकल बोलते तो हैं पर फिर भी क्या ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, क्या आपने कभी भी कोई दो ट्विन्स ऐसे देखे हैं जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ईच अदर है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज तो हो सकता है, यू नो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि उनके जेस्चर्स डिफरेंट हो, दे इट कुड बी पॉसिबल कि उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग डिफरेंट हो, कोई एक ओरिएंटेशन आर्ट की तरफ हो, किसी का ओरिएंटेशन एजुकेशन की तरफ हो, किसी का स्पोर्ट की तरफ हो, सो देयर विल बी वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस क्यों आते हैं बच्चों, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि हमारे जीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे पास सेल होता है, मान लीजिए कि एक सेल है, इस सेल के अंदर आपके पास जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो जीन्स प्रेजेंट हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास में, ये जो जीन्स प्रेजेंट है बच्चों, इन जीन्स के द्वारा एक्चुअली में होता क्या है, ये जीन्स जो होते हैं ये होते हैं बेसिकली डीएनए, ठीक है। डीएनए का मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट इज न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये होता है एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो जीन्स होते हैं बच्चों, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इन जीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अंडरगो करते हैं ट्रांसलेशन नाम के फिनोमेना और बनाते हैं एमआरएनए, सॉरी मैंने गलत लिखा इधर, ये अंडरगो करते हैं ट्रांसक्रिप्शन नाम के फिनोमेना और बनाते हैं एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ना नॉट ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करके ये बनाते हैं एमआरएनए, एंड इसके बाद में एमआरएनए ट्रांसलेशन के ऊपर बनाता है अमीनो एसिड्स, ठीक है, ट्रांसलेशन के ऊपर एमआरएनए बनाता है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो होते हैं बच्चों दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स इनसाइड द बॉडी, तो अमीनो एसिड्स विल फॉर्म द प्रोटीन्स, ठीक है। अब अगर मैंने तुमसे ये कहा या पूछा कि जीन जो है अपने आप को जब कॉपी करता है तो इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस तो आ ही जाते हैं, whenever the gene will copy itself, या जो क्रोमोसोम है it will copy itself, there are chances of variations, there are chances of changes, okay, gene whenever it copies itself it will be little bit different, हर बार थोड़ा अलग होता है,
जब अगर जीन डिफरेंट होता है तो बच्चों एमआरएनए जो बनता होगा वो भी डिफरेंट होता होगा, और जो एमआरएनए बनता होगा अगर वो डिफरेंट होता होगा तो बच्चों अमीनो एसिड्स भी डिफरेंट बनते होंगे। इसका मतलब प्रोटीन भी डिफरेंट बनते होंगे। इसका मतलब ये है कि कोई दो इंडिविजुअल्स हमारे सामने प्रेजेंट है, एक इंडिविजुअल ये है और एक इंडिविजुअल ये है, तो ये दोनों किस चीज में डिफरेंट है? मान लेते हैं कि इनके पेरेंट्स सेम थे, ठीक है, और इनके पेरेंट्स से दो सिबलिंग्स बने, दो कॉपीज बने, चाइल्ड बने, ठीक है, तो ये दोनों चाइल्ड किस चीज में डिफरेंट है? इनके पास जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है? क्या बिल्कुल डिफरेंट डीएनए होता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। डीएनए थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि ये सेम पेरेंट के दो प्रोजेनीज हैं, तो डीएनए डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है डीएनए? स्लाइटली डिफरेंट है। और अगर डीएनए स्लाइटली डिफरेंट है तो फिर प्रोटीन्स भी स्लाइटली डिफरेंट होंगे, और अगर प्रोटीन्स भी स्लाइटली डिफरेंट होंगे तो ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट दिखेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे इनकी बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनती है? दैट स्टेटमेंट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट इफ वी से, हम बोलेंगे कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है या डिवाइड करता है तो वो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बना सकता। दी कॉपीज विल बी वेरी सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। We will say the copies will be formed, will be very very similar, but they are not going to be exact replica. I hope this point is very clear to all of you. तो जो आइडेंटिकल ट्विंस भी दिखते हैं हमें, या अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करता है, इसके अंदर हल्का हल्का डिफरेंस तो हर बार आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एग्जैक्ट कॉपीज बन जाए। हम जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं तो हमारे को लिखना पड़ता है कि ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज है, पर ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग होता है, ठीक है। सो दिस इज, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नाउ तुमसे मैंने कहा कि जब भी जीन चेंज होते हैं तो वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। जब भी डीएनए कॉपी होता है तो उस मैकेनिज्म में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है बदलाव या चेंजेस। जो ये चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये चेंजेस क्या कुछ काम के हैं? क्या ये चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट है? क्यों नहीं एग्जैक्टली रेप्लिका बन जाता? क्यों नहीं एग्जैक्ट कॉपी बन जाता? ये चेंजेस का कुछ तो बेनिफिट होता होगा, राइट? तो ये जो चेंजेस या वेरिएशंस आते हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक अजीब से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो अजीब से एग्जाम्पल में आई कैन गिव 2-3 एग्जाम्पल्स, बट आई विल गिव योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल ओनली। सो देखते हैं, मैं तुम लोगों के सामने कुछ चीजें बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब तुम देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने एक पेट्री डिश बनाया। पेट्री डिश एक कांच का प्लेट होता है जिसकी अंदर थोड़ी डेप्थ होती है, और इसके अंदर हम लोग अगार अगार नाम की एक जेली भर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक अगार अगार जेली है। अगार अगार जेली के अंदर जब मैं ऐसे पेंसिल या पेन को उल्टे साइड से डिप कर देती हूँ तो उसके अंदर होल क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि जेली में अगर हमने कुछ डिप करके निकाल लिया बाहर तो जेली में एक डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसे डिप्रेशन को हम वेल्स बोलते हैं बच्चों। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने थोड़े वेल्स क्रिएट कर दिए। अब मैंने क्या किया, इस अगार अगार जेली के अंदर, अगार अगार जेली जो है हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर हमने वेल्स क्रिएट कर दिया। ये वेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इस हर वेल के अंदर मैंने एक एक बैक्टीरिया डाल दिया। कितना कितना बैक्टीरिया? 1-1। तो तुम्हें ये रेड वाला दिख रहा है, ये बैक्टीरियाज डाल दिए मैंने अंदर, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज मैंने इसके अंदर पुट कर दिए, ओके। अब क्या हो रहा है, 1 बैक्टीरिया इन ईच वेल। अब मैंने ऐसे प्लेट बना ली और मैंने इस प्लेट को संभाल के एक जगह पे रख दिया जहां पर कोई दूसरे बैक्टीरिया इस पर अटैक नहीं करे। एक ऐसे मीडियम में रख दिया जहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं एंटर कर पाएगा, और हम इन्हीं बैक्टीरिया को ग्रो होने देंगे। अगार अगार जेली इनके ग्रोथ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो सब इन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेगी। बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, इजंट इट, वो कॉपी करेंगे। तो हम क्या करने वाले, अब हमने इस बैक्टीरियाज को डिवाइड करके कॉलोनीज बनाने के लिए छोड़ दिया। बैक्टीरियाज ने कॉलोनी बना ली। अब जब वो बैक्टीरियाज ने कॉलोनी बना ली तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे टाइप का स्टैंड लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टैंड बना के दिखा रही हूँ आप सबको। मैंने एक ऐसे टाइप का स्टैंड लिया जिसकी मदद से वेलवेट पेपर चिपका हुआ है स्टैंड के ऊपर। मैंने इस पेट्री डिश के ऊपर हल्का से टच करवाया उसको। कैसे? मान लो कि ये पेट्री डिश है और मैंने इसको हल्का से टच करवाया और उठा लिया। दबाना नहीं है उसको अंदर, ऐसे वेलवेट पेपर को टच करवाया और उठा लिया, और दूसरे पेट्री डिश के ऊपर ऐसे लगा दिया।
तो क्या होगा, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इधर से कुछ कुछ बैक्टीरिया चिपक जाएंगे वेलवेट पेपर के ऊपर और वो जाके इसके पेट्री डिश के ऊपर अटैच हो जाएंगे, राइट। इस पेट्री डिश में भी अगार अगार जेली भर दी हमने, अगार अगार जेली इसके अंदर भी है, ओके। और यहाँ पर भी मैंने कुछ बैक्टीरिया को चिपकवा के इधर से भेजने की ट्राई की, थोड़े बहुत बैक्टीरिया इधर आ गए, थोड़े बहुत बैक्टीरिया इधर आ गए, थोड़े बहुत बैक्टीरिया इधर आ गए। क्यों थोड़े बहुत आ गए, क्योंकि इन्होंने कॉलोनीज बना ली थी यहाँ पर डेवलप होके, ठीक है, ढेर सारे हो गए थे नंबर में। तो जो ये बैक्टीरिया यहाँ पर थोड़े 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 आ गए हैं, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी शातिरता की, मैंने अगार अगार जेली के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा एंटीबायोटिक भी डाल दिया था, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक एंटीबायोटिक भी डाल दिया है, और वो एंटीबायोटिक होता है, कोई से भी एग्जाम्पल हो सकता है, मान लेते हैं कि हमने टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक यहाँ डाल दिया, ठीक है। सो टेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक मैंने यहाँ डाला है, इसके कारण से मेरे बैक्टीरिया की कॉलोनीज में ए, बी और सी जो दिख रही थी, इसमें से ए वाली कॉलोनी ग्रो नहीं हो पाई, मर गए बैक्टीरियाज, बी वाली कॉलोनी भी ग्रो नहीं हो पाई, मर गए बैक्टीरियाज, लेकिन सी वाली कॉलोनी के बैक्टीरियाज बाई चांस सर्वाइव कर गए। इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था बच्चों कि जो मैंने इनिशियली सी वाले वेल में जो बैक्टीरिया को डाला था, उस बैक्टीरिया की पॉसिबिलिटी थी कि वो जीन्स में थोड़ा वेरिएशंस क्रिएट करके और एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में, एक अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है, कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सी नाम का जो बैक्टीरिया था बच्चों, इसकी कॉलोनी सरवाइव कर गई। अगर सी बैक्टीरिया की कॉलोनी सरवाइव कर जाती है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सी बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो ज्यादा अडेप्टेबल है, बेटर फिट हो रहे हैं, नए एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू होने दे रहे हैं। तो सी बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज हैं स्टूडेंट्स, ये सी बैक्टीरिया की कॉलोनीज विल सर्वाइव, ठीक है, एंड व्हिच इंडिकेट्स दैट दे हैव समथिंग कॉल्ड एज वेरिएशंस। इनके पास में वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, और वेरिएशंस के प्रेजेंट होने के कारण से ये बैक्टीरिया सरवाइव कर पा रहे हैं, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज देती है वेरिएशन, हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेज देती है। वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर किस चीज के लिए, फॉर बेटर अडेप्टेबिलिटी इन द चेंज एनवायरमेंट, adaptability in the changed environment, ठीक है। सो ये वाली बात हमें समझ में आई है कि वेरिएशंस एक बेटर अडेप्टेबिलिटी देती है, चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइवल एडवांटेज देती है। तो इस कारण से अगर मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो कोई जीन रिकम्बाइन नहीं करते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के जीन की कॉपी बन जाती है और दो ऑर्गेनिजम्स में फिट कर दिया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा वेरिएशंस देता होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा वेरिएशंस देता होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर एक और एक गैमीट, माने कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मीनिंग स्पर्म एंड ओवम, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। स्पर्म मेल पेरेंट से आता है, ओवम फीमेल पेरेंट से आता है, और ये फ्यूज होके बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ बच्चों की जो यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट जो है that will be having two different set of genes coming from two different individuals, it will have more variations in it, isn't it? So sexual reproduction के products जो होते हैं, zygote जो होते हैं, they will be better adaptable in the changed environment, और इसके कारण से हम बोलते हैं कि sexual reproduction is comparatively better over the asexual reproduction, since sexual reproduction causes more variations, it causes gene recombination, ठीक है, due to gene recombinations, and इसके कारण से sexual reproduction is favorable over the asexual reproduction, ठीक है। I hope this much is clear to all my students here. इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वेरिएशंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब तुम सब मुझे एक बात सोच के बताओ, माइंड में इमेजिन करो और कमेंट में आंसर भी करके बताना मुझे कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने ज्यादा वेरिएशंस हैं उतने ज्यादा सर्वाइवल चांसेस हैं, ये हम बोल सकते हैं क्या, कैन वी से दैट
प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता पड़े कि तुम्हारे माइंड में कितनी क्लैरिटी आई है. सो माई क्वेश्चन इज whether more variations will cause a better adaptability, will lead to survival benefit more. Is the statement true or false? Please tell me in the comment section. Okay, अब तुम्हारे को एक एग्जाम्पल और दे रही हूं मैं. ये एग्जाम्पल समझते हैं हम सब, इसको ध्यान से देखते हैं. मान लो कि तुम्हारे पास में तुम जिस अर्थ पे रह रहे हो, सरफेस पे रह रहे हो, यहाँ पर से एक मेटेओराइट फॉल हो गया. ठीक है, एक मेटेओराइट फॉल हो गया, बड़ा सा मेटेओराइट फॉल हो चुका है अर्थ के सरफेस पे. जो इंडिविजुअल्स रह रहे थे इधर, बहुत सारे ये इंडिविजुअल्स हैं गोल गोल, ये सारे इंडिविजुअल्स अर्थ पे रह रहे हैं, इतने सारे इंडिविजुअल्स अर्थ पे रह रहे हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स अर्थ पे रह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ ह्यूमन थोड़ी ना रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं. ठीक है, और दूसरे एनिमल्स रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो नहीं दिखते, वो भी रहते हैं. राइट, एक मेटेओराइट फॉल हो गया. अच्छा, अब क्या करें? अब ये मेटेओराइट जब फॉल हुआ तो यहाँ पर ये जब गिरा तो इसने इस पूरी पॉपुलेशन को, इस पूरी पॉपुलेशन को किल कर दिया. थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गए यहाँ पर, और वो ऑर्गेनिजम्स मैं ब्लू में इंडिकेट कर रही हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गए. ठीक है, ये येलो वाली जो पॉपुलेशन हमें साइड में दिख रही थी, इसको भी उसने किल कर दिया. लेकिन इसमें से भी 2 ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गए, जिनको मैं ब्लू में लेबल कर रही हूँ. ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर गए. ठीक है, जो डार्क ग्रीन हो गए, मिक्स हो गए. अच्छा, ये वाली पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, डेड हो गई जो. अब तुम लोग मुझे बताओ यार कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव कर गए ना, ये वाले जो हमारे सर्वाइव कर गए, ये वाले ऑर्गेनिजम्स और ये वाले ऑर्गेनिजम्स, ये सर्वाइव कर गए. बाकी सबका क्या हो गया? बाकी सब मर गए, डाइड डाइड डाइड. ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो सर्वाइव कर गए हैं, दे मस्ट बी हैविंग सम डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ जीन्स इन देयर बॉडी व्हेन कंपेयर्ड टू अनदर वन. दे विल बी हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ विल पावर टू सर्वाइव आल्सो. ये ऑर्गेनिजम्स दूसरों से डिफरेंट थे, इसलिए सर्वाइव कर गए. राइट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमेशा ध्यान रखें, जीन रिकॉम्बिनेशन में हम नहीं जानते कि हम बेटर अडेप्टेबल हैं या सामने वाला बेटर अडेप्टेबल है. पर हाँ, जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस हमारे ऊपर आती हैं, अगर हम उससे निकल पाते हैं, वी हैव द कैपेबिलिटी टू कम आउट ऑफ दैट, वी आर बेटर अडेप्टेबल. दैट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन कुड बी एनीथिंग. बारिश तेज हो गई और हम बच गए, वो भी पॉसिबल है. माउंटेन स्लाइड हो गया और हम बच गए, वो भी पॉसिबल है. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाइवल एडवांटेज कौन देता है हमेशा? इट विल बी द डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोनेंट और डिफरेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन व्हिच गिव्स यू सर्वाइवल एडवांटेज. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको मालूम है क्या कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? वेरिएशन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बेटर अडेप्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं. राइट, बहुत इजी था अभी तक का सब कुछ. अच्छा, अब हमारे पास में एक नया टॉपिक आता है बच्चों, जो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द डिफरेंट सिंगल ऑर्गेनिजम्स. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हो सकता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. राइट, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के द्वारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है, अब सिंगल ऑर्गेनिज्म बोलना चाह रहे हैं, मीनिंग ये बात कर रहे हैं एक यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की. यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यहां पर बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है. इसका क्लियर मतलब यह है कि हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल इन नेचर होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड इट कुड बी परफॉर्म बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे नाम सुने होंगे तुमने. ठीक है, मैं कुछ नाम बताती हूँ. देखो, फिजन, ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है. फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है. राइट, बडिंग, ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, जिसमें कि बडिंग के 2 टाइप होते हैं, एक्सोजिनस बड फॉर्मेशन एंड एंडोजिनस बड फॉर्मेशन. एक्सोजिनस मतलब कि एक्सटर्नल बडिंग, एंडोजिनस मतलब कि इंटरनल बडिंग. ये भी एक टाइप हो गया. ओके, देन अगर मैं तुमसे और एग्जांपल्स पूछूं, तुम मन मन में तो बोल रहोगे सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तुम्हारी मन की बातें.
देखो इसके बाद में आ सकता है हमारे पास में रीजनरेशन. Regeneration is also type of asexual reproduction. It could be, budding हो गया हमारा ना, fission, budding, fragmentation, regeneration. Else बहुत सारे आते हैं. Plants में देखें तो vegetative, propagation, right? ये सब etc. लिख रही हूँ यहाँ पर. तो बहुत सारे टाइप के asexual reproduction present हो सकते हैं जिसके लिए single parent की requirement होती है and it could be performed by one single parent, therefore uniparental in nature. ठीक है. Asexual reproduction के different types में we will be studying one by one different types of asexual reproduction. Okay, so first type को देखते हैं हम जिसको बोलते हैं fission. Fission एक टाइप का asexual reproduction होता है स्टूडेंट्स. एंड fission का वर्ड अगर हम देखें या वर्ड रूट समझने की ट्राई करें तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिशर. एंड फिशर का मतलब होता है दरार. बीच में दरार आ गई. ठीक है. किसके बीच में दरार आ गई? ऑर्गेनिज्म के बीच में दरार आ गई. ठीक है. तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म टूट के दो बन जाएगा. हाउ स्ट्रेंज. बट यस, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर एक फरो डेवलप होगा बीच में, वो टूटेगा और दो बन जाए. यही बात है. तो फिजन का क्या मतलब होता है? फिजन मीनिंग व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म divides due to development of a furrow, or we can say fissure, and converts into or forms two different organisms, then it will be fission. ठीक है. जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ फरो के कारण से और दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फिजन. ये बहुत इजी साउंड कर रहा है, राइट? ये इट इज वेरी इजी, बट हम देखेंगे कि क्या इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं. कैसे डिवाइड कर रहा है ये फिजन जो हो रहा है, इसमें जो फरो है वो किस प्रकार से मूव करता है. क्या वो लॉन्गिट्यूडनल जा रहा है, या वो ट्रांसफर जा रहा है, या वो ओब्लिक जा रहा है. वो फरो बॉडी में से किस तरीके से जा रहा है. क्या ये फरो एक दिखने वाली लाइन होती है या ये एक इमेजिनरी लाइन होती है. ये सारे पॉइंट्स हम समझते हैं फिजन के अंदर. सो फिजन में मैं आप लोगों को जो फर्स्ट बताने वाली हूँ दैट विल बी काइंड ऑफ फिजन व्हिच इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. ठीक है बच्चों, जो अबव डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी हुई है यहाँ पर, ये डेफिनेशन एक्चुअली में बाइनरी फिजन की ही है जो ऊपर मैंने आप लोगों को लिख के दिखाई है. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फरो और फिशर एंड कन्वर्ट्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स. ये टू वर्ड का मतलब ही तो बाइनरी होता है ना. तो टू वर्ड से ही बाइनरी फिजन आया हुआ है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी तरीके से रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बना दे पर फिजन से ही हो रहा हो तो वैसे फिजन को हम मल्टीपल फिजन बोलेंगे. ठीक है. पहले मैं आपको बाइनरी फिजन समझाती हूँ, फिर आप लोगों को मैं मल्टीपल फिजन भी समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स. सो लेट्स सी. फर्स्ट यहाँ पर ए जो दिख रहा है स्लाइड, राइट? ये ए स्लाइड जो है बच्चों, इसमें जो हम प्लेन ऑफ डिवीजन देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारा फरो डेवलप हो रहा है वो किसी भी एक्सेस से हो सकता है बच्चों. मतलब इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कुड बी एनी एक्सेस जिससे कि हमारे डिवीजन का फरो डेवलप हो रहा है और ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से दो बन रहे हैं, राइट? वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग टू फॉर्म टू ऑर्गेनिज्म when the plane or furrow of division passes from any axis of the body, it will be called as simple binary fission. तो अभी जो हम यहाँ देख रहे हैं that will be binary fission का एक टाइप, simple binary fission. ठीक है. simple binary fission के एग्जाम्पल में हमारे पास में आता है अमीबा. ठीक है, जो आपको सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर. अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोलेंगे हम? when the plane of division passes through any axis of the organism, divides it into two different organisms, it will be simple binary fission. ठीक है. when the furrow develops from any axis, किसी भी एक्सिस से डेवलप हो गया, and forms two new organisms,
then it will be called as simple binary fission. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा सारे ऑर्गेनिजम्स इतने इवन शेप्ड नहीं होते हैं, ठीक है, इतने सिंपल राउंडेड शेप या वैसे नियर टू राउंडेड शेप नहीं होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी शेप्स डिफरेंट भी होते हैं, हालांकि वो सिंगल सेल है तब भी उनके पास फ्लैजेला भी हो सकता है. As we can see this example right now in front of us, ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने दिख रहा है राइट, ये एग्जाम्पल आपके पास यूग्लिना का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स. ठीक है, यूग्लिना नाम का एग्जाम्पल है ये वाला. जो यूग्लिना दिख रहा है आप लोगों को, इसके पास में क्योंकि एक फरो प्रेजेंट है, अगर मैंने इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिवाइड कर दिया या ऐसे कर दिया तो क्या ये दो इक्वल ऑर्गेनिजम्स बना पाएगा? देन विल से नो राइट, हम बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, नॉट अचीवेबल. एंड देयरफॉर आई कैन से इसको डिवाइड करने के लिए जो प्लेन ऑफ डिवीजन चाहिए होगा वो सेंटर से ही पास करना चाहिए. पर फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये पहले तो दो फ्लेजिला बना लेना चाहिए और फिर उसके बाद में बीच में से फरो डेवलप अगर होता तो हम बोलेंगे कि ये दो यूग्लिना बना सकता है. ठीक है, तो इसके पास में हो तो बाइनरी फिजन ही रहा है, पर ये बाइनरी फिजन में जो प्लेन पास कर रहा है ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पास करेगा, ये कभी भी ऐसा प्लेन ऐसा वैसा प्लेन नहीं हो सकता. ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सिंपल बाइनरी फिजन की जगह पर ये यूग्लिना के अंदर जो बाइनरी फिजन हो रहा है इसको मैं बोलूंगी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है ये. ठीक है, दैट द प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वो भी दो फ्लेजिला बनने के बाद में. ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, इसका एग्जाम्पल लेशमैनिया भी होता है. तो मैं दो एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ यहाँ पर, एक है यूग्लिना, और यूग्लिना आपके 10th क्लास के बुक में नहीं दिया पर लेशमैनिया इसी के अंदर एग्जाम्पल दिया है, विच इज 10th क्लास बुक में मेंशन्ड एग्जाम्पल लेशमैनिया. ठीक है, तो ये जो फ्लेजिलेटेड प्रोटिस्ट दिख रहे हैं हमें, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो रहा है. डेफिनेशन क्या बोलेंगे? व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन passes longitudinally through the organism, ठीक है, for formation of two daughter cells. तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में longitudinal binary fission. So this is the second example of the binary fission. Third example एक और हम यहाँ देख लेते हैं डायग्राम की मदद से. So you all can see this diagram here of the Paramecium named organism, which is again a protista. Paramecium फिर से एक protista है. ये Paramecium का स्ट्रक्चर हमें एक फ्लैट चप्पल की तरह दिखता है, पैरागॉन वाली स्लिपर की तरह नजर आता है. So ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसके पास में प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है वो ऐसे पास नहीं करता, क्योंकि इसके न्यूक्लियस जो होते हैं ये सेंटर में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए प्लेन ऑफ डिवीजन जो है ये सेंटर से पास करता है ऐसे करके. ठीक है, जब ये प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर से पास करता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अंडरगो करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, इसके डिवाइड करने के लिए इसके न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में है, प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे पास होगा, ऑर्गेनिज्म ऊपर और नीचे दो डॉटर सेल्स बनाएंगे. तो ये टाइप का जो हमारा मतलब वो है डिवीजन, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ डिवीजन विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ठीक है, तो दिस विल बी द थर्ड एग्जांपल. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स होते हैं आपके बैक्टीरिया भी होते हैं, पैरामीशियम भी होता है, प्लेनेरिया भी होता है, तीन सारे एग्जांपल्स इसमें आते हैं. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ठीक है, सो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ बाइनरी फिजन वी कैन से. That will be example are Paramecium जो कि हमने डायग्राम में देखा, and Planaria also undergoes binary fission of this type. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन मोड देखने मिल सकता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि एक से ज्यादा टाइप के रिप्रोडक्शन मोड देखने को मिलते हैं. मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लेनेरिया में होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, रीजनरेशन भी हो सकता है, और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं. ठीक है, पैरामीशियम, प्लेनेरिया एंड बैक्टीरिया, इन तीनों के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने मिलता है बच्चों. ओके, क्या बोलेंगे हम? व्हेन द फरो ऑफ डिवीजन और द प्लेन ऑफ डिवीजन
passes through transverse axis ठीक है, then it will be transverse binary fission. Okay, so this is all about the binary fission कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, एक से दो, एक से दो, एक से दो, एक से दो, ठीक है, तो एक से दो, एक से बहुत सारे, क्या ऐसा पॉसिबल है? और वो फिजन से ही, यस, इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं कि एक से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए, और वो होता है प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म में। ये भी एक फिजन का ही टाइप है, लेकिन मुझे इसको फिजन बाइनरी नहीं बोलना चाहिए, मैं इसे क्या बोलूंगी? इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन, ठीक है। सो लेट्स सी मल्टीपल फिजन क्या होता है इसमें, ठीक है। तो अब तुम लोगों को मैं प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन मल्टीपल फिजन के दो एग्जांपल्स पॉसिबल होते हैं, अमीबा भी हो सकता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम भी हो सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा, अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन से भी डिवाइड करा था बच्चों, राइट, और ये मल्टीपल फिजन से भी डिवाइड कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही मोड रिप्रोडक्शन का पॉसिबल है। ओके, तो अब तुम देखो प्लाज्मोडियम के एग्जांपल में हो क्या रहा है, इसको हम ध्यान से देखते हैं इस इमेज के थ्रू। तो हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म यहाँ दिख रहा है ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो होता है बच्चों, ये क्या करता है? इट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट, और ये मलेरिया कॉजेटिव एजेंट होता है, मलेरिया कॉज करता है बॉडी में, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटिस्टा का मेंबर है और ये मलेरिया कॉज करता है। तो जब हमारी बॉडी में आ जाता है प्लाज्मोडियम, तो आता कैसे होगा? मच्छर ने काटा, मच्छर के बाइट से हमारी बॉडी में एंटर हो गया, मच्छर के सलाइवा में प्रेजेंट था। जब मच्छर हमारा ब्लड ले रहा था तो हमारी बॉडी में थोड़ा सलाइवा भेज रहा था, वो सलाइवा के अंदर ये प्लाज्मोडियम ढेर सारे नंबर में थे, हजारों की मात्रा में, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आ गए, अब आके क्या करेंगे? ये यहाँ पर आके दे विल डू द पार्टी, ठीक है, ये सब यहाँ पे आके पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे, लेकिन हमें क्या हो रहा होगा? मलेरिया। ये हमारी बॉडी में दो जगह रहना पसंद करते हैं, ठीक है, दो जगह रह सकते हैं क्योंकि वहां पर ही इनको रिप्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी होती है। वो दो जगह कौन सी होती है? एक हमारी बॉडी के ब्लड में आरबीसीज में रहते हैं, और एक हमारी बॉडी में जाके लिवर में रहते हैं, ठीक है। लिवर में रहने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स लिवर में रहना पसंद इसलिए करते हैं कई बार क्योंकि वहां पर ढेर सारी मात्रा में ग्लूकोज न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है स्टोरेज फॉर्म में, ग्लाइकोजन नाम से। अलॉन्ग विद दैट वो लिवर जो है वो बहुत बिजी ऑर्गन है, यू नो, लिवर बाइल भी बना रहा है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है, हजारों काम कर रहा है, तो कभी कभी भूल जाता है कि मेरे अंदर कोई और आके बैठ गया है, इतना बिजी ऑर्गन है। तो प्लाज्मोडियम के लिए लिवर एक हाइड करने की जगह होती है, बहुत आसानी से छुप जाए, और आरबीसी घूमने की जगह होती है उसके लिए, ठीक है। और मच्छर आके आरबीसी ही उठाएंगे हमारे से, तो वापस इधर से उधर जाने के लिए रास्ता क्या है? आरबीसी में बैठ जाओ। प्लाज्मोडियम लिवर में और आरबीसीज में जाके रिप्रोड्यूस करता है, और हजार तो हमारी बॉडी में आते हैं, पर हमारी बॉडी में आने के बाद लाखों हो जाते हैं, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लाज्मोडियम इस प्रकार से आता है, कुछ ऐसा दिखता है, राइट, इस टाइप का कुछ दिखता है। ये प्लाज्मोडियम का सेल है, इसके पास में साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, और बाहर जो तुमको दिख रहा है एक और वॉल, ये सिस्ट है बच्चों, इसका ये वाला पोर्शन, ये सिस्ट है। प्लाज्मोडियम एनसिस्टेड फॉर्म में घूम रहा है, ठीक है। ये बॉडी में एंटर होने के बाद में क्या करता है? बॉडी में जैसे एंटर होता है वैसे ही आने के बाद में ये लिवर और आरबीसीज में जाके रिप्रोड्यूस करना चालू कर देगा। तो सिस्ट वॉल तो हटी हुई है इसकी अभी फिलहाल, तो प्रेजेंट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर का जो न्यूक्लियस कंटेंट है ना, ये वाला, ये न्यूक्लियस, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे इसके, बहुत सारे न्यूक्लियस फ्रेगमेंट हो के ढेर सारे टुकड़े बना लेगा न्यूक्लियस के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर हमें कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, देखो न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। ये सब न्यूक्लियस के आसपास में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर हो गया, ये देखो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म हर न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट के आसपास में गैदर हो गया। इस साइटोप्लाज्म में से थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सबने अपने आसपास में गैदर कर लिया, ठीक है। ऐसे गैदरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म के बाद में क्या होगा? अब इन्होंने जब साइटोप्लाज्म गैदर कर लिया है अपने आसपास में, तो ये इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे से सेल्स बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, ढेर सारे बन गए। प्लाज्मोडियम का पूरा सेल अभी रप्चर हो जाएगा इन डॉटर न्यूक्लियाई को रिलीज करने के लिए। ये इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई धीरे धीरे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा आसपास के लिवर से और आरबीसीज के साइटोप्लाज्म से, और अपने आप को साइज में ग्रो करके एक
ओरिजिनल सेल की तरह बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जो होता है बच्चों, इससे एक एडवांटेज क्या रहता है कि बहुत सारी मात्रा में सेल्स बन सकते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ओके, सो दिस इज मल्टीपल फिजन। यहाँ क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सॉरी व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हटा देते हैं, इसको थोड़ा बेटर लिखते हैं अपन, हम एक प्लाज्मोडियम के रिस्पेक्ट में बात लिखते हैं पूरी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, देखते हैं। ओके, प्लाज्मोडियम में क्या बोलूंगी मैं, द प्लाज्मोडियम न्यूक्लियस undergoes फ्रेगमेंट फॉर्मेशन, बहुत सारे टुकड़े बन गए, ठीक है। अच्छा, all nuclear fragments will do what? Will gather some cytoplasm around themselves, right? Fragment will gather cytoplasm and will form डॉटर न्यूक्लियाई। ये डॉटर अमीबुले भी बोल सकते हैं, पर डॉटर न्यूक्लियाई इसलिए क्योंकि हम प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमीबा की देख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं डॉटर अमीबुले बनाए, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, ठीक है। ये सब क्या होगा, अब दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल रप्चर टू रिलीज देम, ठीक है। तो ये सब रिलीज हो जाएंगे ऑल, इंडिविजुअल विल ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वापस से जाके। तो ये मल्टीपल फिजन हुआ, ठीक है, मतलब कि एक सेल से ढेर सारे सेल्स बने, फिजन से ही बने। ओके, सो ये हमारा फिजन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। बाय दिस वी आर डन विद फिजन पोर्शन, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारी और भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ। फिजन हमने खत्म किया है, हमारा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाकी है asexual mode of reproduction में। So thank you all for watching the lecture and do not forget to like, share and subscribe the channel Amrita Raval Biology and also Gravity Circle, since we are working as a team. We are a team and we are trying to deliver the best possible knowledge to all of you. पूरा अच्छा से बायोलॉजी, अच्छे से साइंस, अच्छे से केमिस्ट्री डिलीवर करना चाह रहे हैं आप लोगों को, and we want you all to stay with us and trust us so that we can give more and more betterment for all of you. We can try improvising for all of you and we can assure कि हमारे कारण से, हमारे से पढ़ने के कारण से तुम लोगों का रिजल्ट जो है वो बेस्ट आए and you should make your families and friends proud. So bye everyone, we'll meet in the next lecture now.